हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश की सियासत की राजधानी कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज फिर पूरे देश में चर्चा के विषय में आ चुका है। कारण है कि यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं उसके अंतर्गत योगी सरकार द्वारा दी गई ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला उपयोग नहीं किया, इस वजह से जो ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है वो तर्कसंगत नहीं है और सरकार को इन आरक्षणों के बिना ही इस चुनाव को कराना पड़ेगा। अब ऐसे में जानते हैं यूपी की पार्टियां और यहां पर होने वाली सियासी गतिविधियां। हर पार्टी अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर पे आ चुकी है और एक दूसरे पर लांछन लगा रही है कि सरकार यहां पर किसी को भी आरक्षण देना नहीं चाहती। कोई घड़ियाली आंसू की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो चर्चा करेंगे आरक्षण की ही, और हमारा मुद्दा यहां पर ओबीसी आरक्षण ही रहने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। आरक्षण की शुरुआत करें तो भारत में आरक्षण की शुरुआत जो है ना वो 1882 में हंटर आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से शुरू हुई। उसी दौरान ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पत्रिका निकाली थी, जहां पर उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था से क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में सबको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अंग्रेज सरकार को देनी चाहिए और साथ ही जो नौकरियां मिल रही हैं ब्रिटिश अंपायर के अंतर्गत उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो दौर है वो शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से अगर दलित आरक्षण के विषय में बात करें तो कोल्हापुर सामंती रियासत, जिसके हेड थे शाहू महाराज, उन्होंने 1901 में दलित आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कर दी थी। 1909 और 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, जिन्हें हम क्रमशः मॉडल मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था जो है करी गई। बाद में आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलित विमर्श में बहुत आगे थे और उन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी बात कही। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसके माध्यम से भारत में संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है। बी.आर. अंबेडकर इसके हेड बनाए जाते हैं और उस दौरान राइट टू इक्वालिटी नाम से ग्रुप बनाया गया हमारे संविधान में, जो कि मूल अधिकारों का भाग है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है वो समानता के अधिकार के विषय में बात करता है, जहां पर आर्टिकल 15 और 16 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 15 सरकार के माध्यम से किसी को भी वंचित करने के विषय में बात नहीं करता और वहीं पर आर्टिकल 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी के अधिकार की बात करता है। इसी में सरकार ने 15 का 4 और 15 का 5 जोड़ा, ऐसे 16 का 4 और 16 का 4 क जोड़ा, जिसके माध्यम से सरकार ने एससी और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था यहां पर करी। ये क्रमशः संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए थे। एक पहला संशोधन, फिर 93वां संशोधन, ऐसे करके इसको वहां पर जोड़ा गया। पर व्यवस्था ऐसे खत्म नहीं हुई, क्योंकि देश में एक ऐसा सेक्शन है जो ना एससी था और ना एसटी था। वो सेक्शन जिसे हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, SEBC। 1953 में एक कमेटी की स्थापना की जाती है, कालेलकर समिति, और कालेलकर समिति ने कहा कि भारत में SC/ST आरक्षण की व्यवस्था तो सही चीज है, पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में यह विमर्श आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो लौट कर नहीं आती और देश में सरकार बनती है, पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में। इस सरकार ने 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल को एक काम सौंपा और कहा कि आपको देश में ओबीसी, जिसे SEBC भी कहा जाता है, उसके विषय में आयोग बनाया और कहा कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि जो आरक्षण व्यवस्था 22% की है, इसको बढ़ाकर 49.5% कर दिया जाना चाहिए और साथ ही SEBC को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। पर सरकार गिर जाती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते, जिन्होंने लोकसभा कभी फेस ही नहीं करी
और फिर 1980 में ही दोबारा सरकार बनती है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और 1984 में सरकार बनाते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी के आने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चाएं नहीं होती हैं। लेकिन 1989 में परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां बदली कैसे? क्योंकि राजीव गांधी के ऊपर लग गए थे आरोप। पहला आरोप था तुष्टीकरण का, दूसरा आरोप था बोफोर्स घोटाले का। ऐसे में वीपी सिंह, जो राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग किया और 1989 में भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। और इस सरकार का पहला उद्देश्य था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना। 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू होती है और देश में ओबीसी का आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। पर यह बहुत आसान व्यवस्था नहीं थी। देश में हिंसा हो जाती है और ऐसे में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र राजीव गोस्वामी, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया और 10 वर्ष बाद इसी आत्मदाह के दौरान जो वो जले थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। दंगा भड़क चुका था पूरे देश में, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और 1992 में इंदिरा साहनी फैसला आता है। एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति और भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बदल के रख दिया। इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को दिया गया 27% का आरक्षण सही है, पर आरक्षण की व्यवस्था 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब आपको पता है कि इस समय सरकार ने देश के उन वर्गों को 10% आरक्षण दिया है जो गरीब वर्ग से आते हैं। तो इस समय आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 60% हो चुकी है। चर्चा करेंगे इस विषय पर किसी और वीडियो में, कि आज हमारे कंटेक्स्ट का ये पार्ट नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें समझ में आई कि किस तरीके से ये सारी बातें हो रही हैं। अब चलते हैं 73वें और 74वें अमेंडमेंट एक्ट की तरफ। इस एक्ट के थ्रू 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से निर्माण किया गया पंचायती राज का और 74वें संविधान संशोधन से निर्माण किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इसमें आर्टिकल 243 जोड़ा गया। 243 से 243ZG तक इन दोनों व्यवस्थाओं को जोड़ा गया, जहां पे 243D आरक्षण के बारे में बात करता है। 243 का क्लॉज 1 बात करता है SC/ST आरक्षण की और 243 का क्लॉज 3 बात करता है महिला आरक्षण के विषय में। ऐसे ही अगर हम नगर निगम की तरफ चलें तो यहां पर 243T का क्लॉज 1 बात करता है SC/ST आरक्षण की और इसी तरीके से 243T का 4 जो है वो बात करता है महिला आरक्षण के विषय में कि 1/3 आरक्षण मिलेगा। ओबीसी की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई। पर हुआ क्या? हुआ ये कि महाराष्ट्र और एमपी सरकारों ने अपने यहां निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था जो की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा, एक फैसला आया था, वो फैसला था कृष्णराव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, और उसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की बात कही गई। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी और यह आयोग यह देखेगा कि ओबीसी की किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेकंड, उस राज्य में जो निकाय होंगे वो निकाय उस राज्य में जितने भी वहां की कंस्टिट्यूएंसी हैं निकायों की, उनमें चेक करेंगी कि किस तरीके से ओबीसी वहां पर रह रहे हैं और उनकी सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था क्या है, और उसके माध्यम से वहां पर डिसाइड करेंगे कि ओबीसी को कितना आरक्षण यहां पर मिलना चाहिए। और तीसरा कहा कि सरकार इसका सत्यापन करेगी और उसके बाद सरकार डिक्लेयर करेगी कि किन किन सीटों पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर निकाय चुनावों में जो आरक्षण की व्यवस्था होगी SC प्लस ST प्लस ओबीसी ये मिलाकर 50% से अधिक नहीं हो सकती, और महिलाओं को दिया जाने वाला 33% आरक्षण इन्हीं 50% आरक्षण के अंदर का भाग होगा। और ऐसे में आप जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य अपने यहां महिलाओं को 50% का आरक्षण देते हैं निकाय चुनावों में और पंचायती राज में। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को लागू करवाना,
टेढ़ी खीर होने वाली है। तो इसलिए यहां पर ये पूरी व्यवस्था चली और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार का भी ये कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हम अपने यहां ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को कंप्लीटली अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था इन निकाय चुनावों में करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने किया। तो ये सारी बातें यहां पर मैंने आप लोगों के सामने की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में जो ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था का घमासान चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी नॉलेजफुल लगा होगा आप लोगों को, और शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे किसी और ऐसे ही बिंदु की। देखते रहिए द स्वदेश और मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु।